एंड एवरी पर्सन, सरपंच तो किसी के भी एक्सेसिबल है, जाके मिल लेगा, होता है कि नहीं। सो इसलिए पावर शेयरिंग जितना ज़्यादा होगा, जितना डीप होगा, दैट रूट्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज डीपली रूटेड, द ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इज सो स्ट्रॉन्ग। यही बेसिस होता है। और इसकी परिकल्पना राजीव गांधी ने की थी कि हमारे यहाँ पंचायती राज होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और हाईली पॉपुलेटेड में एक सांसद नहीं देख सकता पूरे जोधपुर में कितना है। तो जितना डीपली होगा, वार्ड मेंबर होगा, पार्षद, यहाँ पार्षद चलता है और गाँवों में सरपंच चलता है, ठीक है। सो नाउ द शेयरिंग ऑफ पावर, द ये पावर is shared in democracy among किसके किसके बीच में? लेजिस्लेचर, विधायिका, लेजिस्लेचर दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। विधायिका जो न्याय बनाती है, विधान बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं? विधायिका। और एग्जीक्यूटिव दैट इज कार्य पालिका, और ये हो गया न्याय पालिका। एंड दे कैन नॉट ब्रीच द पावर्स ऑफ ईच अदर। सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं जो कि इसमें संविधान में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। उसका ये नहीं है कि जुडिशरी का ले लें, मोदी नहीं ले सकते हैं, या मोदी का जुडिशरी नहीं ले सकती। वो बता देगी संविधान देके ये आपके अधिकार क्षेत्र में, यहाँ हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सेम जेंडर में मैरिज का एक केस चल रहा है, तो उसमें कहा ये जब संसद जब तक पास नहीं करेगी हम कुछ नहीं कर सकते। हो गया? अच्छा। और उसके लिए 100 जजों ने हस्ताक्षर करके दिया था कि ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ, इसको भारत में मंजूरी न दी जाए। तो अब जो भी हुआ संसद में अगर पास हुआ होगा तो आजकल में हुआ होगा। सो द पावर इज शेयर्ड इन डेमोक्रेसी एमंग लेजिस्लेचर। तो ये क्या होता है? इट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, एंड दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। These are 3 pillars of democracy. This is horizontal division. So अब यहाँ वीडियो चल रहा है, डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। चलो नाउ अब देखें कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। वर्टिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट पावर गवर्नमेंट, इज लोकल गवर्नमेंट शेयर्ड। इसको कहते हैं पावर इज डिसिमिनेटेड। हमने अपनी पावर घटा दी। तुम्हें अपने से छोटे को पावर देनी है तो आपके पिताजी को पावर घटानी पड़ेगी। लो अंशिका 2000 लो, इससे तुम घर के दूध दही का खर्चा उठाना। तुम्हारे भाई को देवव्रत को दे दिया, लो 1000 रुपए लो, ये तुम्हारे कुरकुरे और इन सब के मैनेजमेंट के लिए। ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी पावर शेयर कर दी, वो फिर पापा से नहीं मांगेगा, खाए या उड़ाए या कुछ भी करे। हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से वर्टिकली पावर इज शेयर। तो जैसे घर में अगर फादर अपनी पावर डिसिमिनेट कर देते हैं, सम पावर शेयर्ड विद मदर, ऐसा भी हो सकता है। तो कि मम्मी से पूछो इन सब चीज़ों के मामले में, हमसे ना पूछो। हमसे ये पूछो वियतनाम में युद्ध क्यों हो रहा है, हम उस मामले में बताएंगे। अब घर में क्या आना है क्या नहीं आना है, सब मम्मी से पूछो। ये हमसे पूछो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। सो वर्टिकली पावर इज शेयर्ड अमंग, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब देखो, बात ना करो। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 3 पिलर्स हैं। कौन कौन से 3 पिलर्स हैं? सो इन दिस पावर इज डिवाइडेड इनटू, यहाँ पर भी 3 चीजें हैं। एक लेजिस्लेचर है और
लेजिस्लेचर में कौन कौन आएगा और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा और जुडिशरी में कौन कौन आएगा। जुडिशरी, ये हम लोग नेपोलियन वाले जुडिशरी सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं। और लेजिस्लेचर में हमारे यहाँ पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट, जिसको कि संसद भवन कहते हैं, जैसे हम लोगों ने रीच स्टैग देखा था कल जर्मनी का, तो वैसे संसद भवन हो गया। पार्लियामेंट में भी देयर आर 2 हाउसेस। सो अब इसमें ये सर्कुलर है, यहाँ पर कौन बैठता है और यहाँ पर कौन बैठता है। एक में सभापति, मान लो ये लोअर हाउस है, एक स्पीकर और एक वाइस प्रेसिडेंट। सही है, और ये अपर हाउस है। ये लोअर हाउस दैट इज लोकसभा, लोकसभा, और ये हो जाएगा राज्यसभा। अच्छा, जो लोकसभा का हेड होता है वो होता है स्पीकर, जैसे ओम बिरला है, स्पीकर ओम बिरला। और ये इसमें वाइस प्रेसिडेंट है, कौन, धनखड़ है, जगदीप वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। ये 245 मेंबर्स हैं, और जबकि इसमें 545 या 547 मेंबर्स ऐसे कुछ हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये मेंबर्स 2 मेंबर्स एक्स्ट्रा थे जो पहले इंग्लैंड के यहाँ बैठा करते थे, उनको मोदी ने हटवा दिया है कि बाहर के लोगों को हमारे यहाँ हस्तक्षेप करने की और जरूरत 543 प्लस 2 वो दोनों तब है। तो चेक कर लेते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 45 कितना चेक कर लेते हैं। पहले 540 करने जब चेक किया था तब 545 एक बार देख लेते हैं इसको। How many members are there in Lok Sabha? So 543 members हैं। अब हम लोग ये देखेंगे, तो वो जो प्लस थे वो हटा दिए ऊपर में। why राज्यसभा is called upper house? So सॉरी ये वो वाइस देखो, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड, उनको क्या कहते हैं, दैट इज ये जो है एमपी कहते हैं। दोनों वैसे तो पार्लियामेंट के ही, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, लेकिन एमपी ही इनको भी कहते हैं और इनको भी क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। तो एमएलए अभी हम जब स्टेट पर आएंगे तो वहाँ एमएलए होंगे, ठीक है। और ये अभी देखें नाउ, और जो राज्यसभा है उसमें क्या होता है, रेप्यूटेड सिटीजन्स होते हैं जिनको कि पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपॉइंट किए जाते हैं, राज्यों की तरफ से भेजे जाते हैं। तो उनका कुछ कोटा है कि भाई तुम्हारे यहाँ बीजेपी के इतने हैं तो 4 बीजेपी के आ जाए, 2 कांग्रेस के आ जाए, उसके हिसाब से जितने एमएलए होंगे राज्य में उसके हिसाब से इनका कोटा होता है, फिर वो वहाँ पहुँचते हैं। दीज आर एलाइट मेंबर्स, ये संभ्रांत और कुलीन लोग हैं। नाउ लोकसभा में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूंसी देखो, इन द राज्यसभा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन यूनियन लेजिस्लेचर, तो इसलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इट हैज पावर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये जो है इसको क्या कहेंगे कि पहली बात तो इट इज, इसलिए इसको जो राज्यसभा इसे क्या कहेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो हर एक स्टेट का उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से भागीदारी है।
इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ देयर स्टेट्स, जो भी है उनके स्टेट का क्या कल्चर है उनको ये प्रिजर्व करती है, तो इसलिए इसको अपर हाउस कहते हैं। दैट्स राइट, ठीक है कि नहीं? अगर तरह से कहीं यहाँ पे सारे कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव, सारे कल्चर के लिए सारे हाँ पावर्स आपका राज्यसभा के पास होती है। पावर्स, अब जैसे कई बिल्स हैं जो फाइनेंशियल बिल्स हैं वो लोकसभा अप्रूव करती है, और बाकी जो बिल्स हैं वो दोनों मिलकर अप्रूव करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है तो वो दोनों अप्रूव करते हैं। इसके अलावा तो इसमें ये बात बताई गई है कि राज्यों के अधिकारों की ये रक्षा करती है, ठीक है? दैट इज एक बार और देखें, वाई राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस? What are the additional powers that Rajya Sabha is having over Lok Sabha? No. देखो, राज्यसभा के पास दो एक्सक्लूसिव पावर है। राज्यसभा कैन पास ए रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी फॉर डिक्लेयरिंग ए स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो वो क्या कर सकती है? मेंबर्स फॉर डिक्लेयरिंग ए स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट। नाउ पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, इसका और देखते हैं। इंटरनेशनल जो स्टेट लिस्ट के मैटर हैं, अभी हम लोग देखेंगे आगे चलकर इसी में कि कुछ ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में आते हैं अधिकार क्षेत्र, कुछ स्टेट लिस्ट में हैं, और कुछ ऐसा होता है कंकरेंट लिस्ट होगी। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में दोनों करेंगे, तो स्टेट लिस्ट के मैटर में वो बिना लोकसभा के इंटरवेंशन के खुद 2/3 मेजॉरिटी पर वो नए लॉ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर में जो भी अधिकार आते हैं, तो राज्यसभा में जैसे उसे किसी चीज़ के बारे में, तमिलनाडु के बारे में कुछ नियम बनाने हैं जो कि संविधान में किसी आर्टिकल में मेंशन होंगे कि तमिलनाडु के पास ये स्पेशल राइट है या स्पेशल पावर्स। ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग स्पेशल स्टेट्स का दर्जा पा जाते हैं, तो ये राज्यसभा अकेले पास कर सकती है ऐसा बिल। जो दोज मैटर्स विच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट लिस्ट कैन बी पास्ड बाय राज्यसभा अलोन बाय 2/3 ऑफ इट्स मेजॉरिटी। बात समझ में आ गई? स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स आते हैं, किसी स्टेट को एक्स्ट्रा पावर देनी है कि क्या देनी है, वो अकेले ही पास कर सकते हैं। जो पहले से किसी आर्टिकल में लिखा है, पहले अगर उसे अलग से भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने हैं जो स्टेट लिस्ट की पावर्स हैं, तो वो बना भी सकती है, हटा भी सकती है, अकेले कर सकती है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। 2/3 एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, और अदरवाइज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 50% से ज़्यादा की अगर मेजॉरिटी हो तो भी संविधान में अमेंडमेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि राज्यसभा कंप्लीटली एबॉलिश प्रेसिडेंट कभी नहीं कर सकता, वो लोकसभा को भंग कर सकता है, डिसमेंटल कर सकता है। राज्यसभा को नहीं डिसमेंटल कर सकता, वो 2-2 साल में डिसमेंटल वो होती है। यानी 1/3 मेंबर्स इसके कैसे होंगे? जैसे 245 मेंबर्स के आधे कितने हुए? मान लीजिए 81 हुए,
तो 81 और 81 और फिर इसके बाद कितने हो जाएंगे 83, क्या हो गया 85। तो अब इन्होंने ऐसे डिवीजन कर दिया, या 82 82 कर दो और फिर एक में 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनकी जो कार्यावधि होती है वो 6 इयर्स का वर्किंग पीरियड होता है, कार्यकाल। तो इनमें कितने का होता है बताइए, दैट इज 5 इयर्स का स्पैन होता है, और इसमें कितने का होगा 6 इयर्स। जैसे मान लीजिए 81 मेंबर्स को अभी 2023 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो अब इसके बाद क्या होगा बताइए, अगले 2 साल बाद 2025 में 82 मेंबर चले जाएंगे, और फिर बोलो 2027 में फिर क्या होगा, 2 साल बाद ये चले जाएंगे। अब ये तब तक इनका कितना समय हो जाएगा, 27 के बाद क्या 29 आएगा, तो 29 में ये रिटायर हो जाएंगे। बोलो कितना स्पैन हो गया, 6 इयर्स का हो गया। यानी ये 23 में 82 रिप्लेस हो गए, नए आए थे, तो ये जो नए आए थे ये 23 में रहेंगे, 25 तक रहेंगे, 27 अगले 2 साल का अंतर है। 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिप्लेस होते जाते हैं, और उनका विदाई समारोह बहुत अच्छा होता है। अगर आप देखोगे, है ना, दिखाया था हमने पहले भी कि खूब उसमें अच्छे अच्छे वो आते हैं कलाकार, और खूब रंगारंग प्रोग्राम होते हैं। इसमें से अगर कोई डिजाइन करना चाहे पहले, डिजाइन अगर जैसे मान लीजिए इतने ये इनका कार्यकाल है, तो बाकी तो ये एंजॉय करते हैं, और फिर आए या ना आए इनकी पेमेंट बन जाती है। जैसे 6 साल राज्यसभा का कितना होता है, अब 2 साल देखो, मान लो 82 में ये आ गए, 82 में निकल के 1/3 रिप्लेस हो गए, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 82 मेंबर, मैंने इसका स्प्लिट किया है 82 82 81, तो 82 मेंबर चले गए और नए 82 आ गए, तो वो रहेंगे। फिर 25 है अगले वाले 82, यानी मैंने मान लीजिए एक वाई बना लिया, 82 मेंबर 82 मेंबर और 81 मेंबर, तो इनको बोला जाएगा अब आप लोग चले जाओ, 6 साल हो गया, कब बोला जाएगा 23 में। फिर इसके बाद नया काल आएगा, फिर इनको बोला जाएगा अब आप लोग जाइए, हो गया आपका। मतलब इनका 6 साल कभी मान लो हुआ है तो इनको हटा दिया गया, फिर इनका 6 साल अगले 2 वर्ष बाद होगा, फिर इसके बाद इनको बोला जाएगा 2027 के आपका भी अब 6 साल हो गया, हट जाओ। फिर अब यहाँ ये चक्र चलते हुए आएगा 2029, क्योंकि 23 में जो आए थे वो 29 में चले जाएंगे, उसे कहेगा हो गया अब निकलो यहाँ से, तो 6 साल तो हो गए ना, 23 में रिप्लेस हुए थे। फिर अगर यहाँ आएंगे तो फिर कितना हो जाएगा 2031, तो इनका भी हो जाएगा, तो 6 साल का इनका पीरियड है, ठीक है। सो ये जो भी है दैट इज इनको, जो हमारा संसद भवन है उसका दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या कहते हैं, काउंसिल। तो पार्लियामेंट इज एडिशनली नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा इज नोन एज अपर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा इज नोन एज लोअर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये भी लिखो कि जो पार्लियामेंट है इज नोन, क्योंकि ये सभी स्टेट्स का एक सभा है, स्टेट्स की सभा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा को क्या कहेंगे बताइए, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो गए। पार्लियामेंट है काउंसिल ऑफ, काउंसिल का मतलब सभा, किसी चीज को मिला दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, काउंसिल। सो काउंसिल का मतलब एक तरीके की सभा होती है, स्टेट्स की सभा। और लोअर काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। और अब राज्यसभा को क्या कहेंगे, तो राज्यसभा इज अपर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अच्छा, ये जैसे लोकसभा है तो हमारे यहाँ जोधपुर से एक कोई चुन के जाएगा, ऐसे पाली के सांसद ये पीपी चौधरी हैं, जोधपुर के बगल में पाली है, एक 1 सिटी 1 MP ऐसा होता है। तो वो वहाँ पर जो भी होगा, पाली के पीपी चौधरी बोलेंगे हमारे पाली के लिए कोई ट्रेन नहीं आती है और हमें ट्रेन चाहिए, वहाँ जाके बोलेंगे, ये संसद में बोला जाता है, अपने अपने सिटी के लिए बोलो। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि इतने सिटी हैं, और जरूरी नहीं कि एक सिटी भी हो, जैसे दिल्ली से 7 सीटें हैं, अगर ये पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है कहीं की कि मतलब 3 करोड़ से ऊपर हो गई, तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि इतने पॉपुलेशन पे एक MP होना चाहिए। तो जनरली तो हम उसको रेंज दी गई है, ये नहीं है, ज़्यादातर होता है हम सिटी के हिसाब से लेते हैं, लेकिन अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो मुंबई से 7 MP आएंगे, वो अलग अलग है।
जैसे दक्षिण दिल्ली, उत्तर दिल्ली, ऐसा करके मध्य दिल्ली करके हमने 7 बना दिए हैं। इसी NCR अलग है जो नियर बाई वो होते हैं रीजन, है ना। तो ये ऐसे करके हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाता है कि करीब कितने लाख है, 5 लाख से ऊपर से लेकर के 10 लाख के बीच में MP, ठीक है कि नहीं। राजस्थान सबसे ज़्यादा राजस्थान, अब राजस्थान से 20 MP जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया था वसुंधरा राजे को, क्योंकि पिछली 2 बार से 20 के 20 MP बीजेपी को जा रहा है, बहुत बड़ी बात। तो मोदी ने 2 बार मतलब 20 MP यहाँ से जा रहे हैं। अब आप सोच लो, इसी तरीके से 81 MP यूपी से जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा यूपी से ही जाते हैं। आपके में मैप बना हुआ है अलग अलग कि इलेक्टोरेट, तो उसमें दिखाया जा रहा है कितना डेंसली पॉपुलेटेड है। यूपी का जो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी पर ही MP होता है, 5 लाख पे 1 MP होता है, तो फिर वहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ये चीज़ हो गई। सो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ देखो, तो ये फाइनेंशियल बिल पास कर सकता है, ये सब पता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो इन दोनों में 50-50% से ऊपर होना चाहिए। और जो राज्य हैं, तो मतलब जो राज्यों को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये नहीं कि यही दोनों मिलके, सेंटर ही नहीं कर सकता है। जैसे हमने ये देखा था, GST बिल पास हो रहा था, तो वो मोदी बोल रहे थे गोवा में और हो जाए, गोवा बच गया। तो सब कुछ हो चुका है, अब गोवा कर ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगले साल हमारा चुनाव, जैसे अगले साल चुनाव हुआ बीजेपी करो पास। ये चीज़ होती है। हर राज्य में भी वो बिल पास होना चाहिए। वहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों में, दैट इज हम आगे देख लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो दैट इज एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, और कौन कौन लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। क्या आपके स्कूल में ऐसा कोई है जो एग्जीक्यूटिव में आता है? टीचर। यस, दैट इज IAS अफसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसमें जो भी एम्प्लॉय है, जैसे बैंक कर्मचारी हैं, तो उनका काम है, अगर इन्होंने कहा है कि डीमोनेटाइजेशन करना है, तो उस कार्य के निष्पादन की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। सारे कर्मचारियों को लगा दिया, पोस्ट ऑफिस वालों ने बोला जो केंद्रीय कर्मचारी, चलो पैसे बदलो लोगों के, 2000 का नोट लो, 500 का दो, इनका काम है। और उनसे भी ना बात बनती तो स्कूल के टीचर को भी लगाया जाता, क्योंकि सब सेंट्रल है। इवन उनको जाना पड़ता है जगह जगह पर, अगर कहीं इलेक्शंस होते हैं तो उनकी ड्यूटी भी लगती है। तो कोई भी अगर सेंटर का कोई नियम है, उन्होंने नियम बनाया है, तो इनका काम है पालन कराना। ज़्यादा पापा वगैरह भी आते हैं, लेकिन जनरली जो डिफेंस पर्सनल है उनको ऐसे नहीं लिया जाता है। इमरजेंसी के केस में हम सब लोग आते हैं, जो डिफेंस पर्सनल हैं वो इसी एग्जीक्यूटिव में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है कि नहीं। तो क्योंकि केंद्र हमें पेमेंट दे रहा है, तो डिफेंस भी इसमें आ जाएगा। तो कुछ होगा तो फिर डिफेंस को भी लिया जाएगा। इसके अलावा जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ सिचुएटेड है? सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग आप लोगों के मन में देखी होगी ना, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कहते हैं? क्या CJI? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट इज CJI, चीफ। पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो जोधपुर के थे। जब यहाँ आए थे कितनी शानो शौकत के साथ उनका इस्तकबाल किया गया था। चीफ उर्दू है, मतलब वो यहीं के थे, तो बहुत सम्मान की बात है ना। और इवन वो जो ये वर्ल्ड का होता है ना जस्टिस काउंसिल, उसके भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं। कितने बड़े पोस्ट बहुत अच्छा। तो ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पूरे वर्ल्ड में एक ही है। फिर इसके अंडर में जितने स्टेट हैं पूरे इंडिया में एक ही है। और फिर वर्ल्ड का भी जो कोर्ट है उसको क्या कहते हैं बताओ? बोल रही है कुछ तो WHO बोला। इंटरनेशनल कोर्ट बोल रहा है, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल। और देख लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
यही है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है ये? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये देख लो, बहुत अच्छा होगा। ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्यूलरिंग से कम नहीं लग रहा है। ये इसमें पीस पैलेस इसका नाम है, शांति महल। कहाँ है? 193 देश हैं और इस समय अमेरिका का जुआन जुर्माम इसका वो है अंतरराष्ट्रीय। अब ये देख लेते हैं कहाँ है, ठीक है। सो इसमें देख लेंगे, लेकिन हेग में स्थित है। हेग अब कहाँ है ये देख लेंगे। तो ये देखो बस इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है। ये देख लिया इंटरनेशनल कोर्ट सौम्या, ठीक है। क्या नाम है? पीस ऑफ That is Peace Palace, शांति महल। So शांति होती है। International Court of Justice is situated in which country? Now नीदरलैंड्स में ये स्थित है। नीदरलैंड हम लोगों ने देख लिया था कल कि वो जो जर्मनी था वो उसके ठीक ऊपर में एक नीदरलैंड था, ठीक है कि नहीं। सो ये चीज है। डेनमार्क के नीचे था, डेनमार्क से लड़ाई की थी कि नहीं जी? हाँ, दो कंट्रीज के बीच में दो कंट्रीज के बीच में किसी भी तरीके की, जैसे मोदी ने क्या किया, यहाँ के गन्ना किसानों को छूट दे दी और जो यहाँ की चीनी थी वो फिर 40 रुपए में हो गई और उसी में वो एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया, हम तो 70 रुपए में और इसमें कर रहे थे, इन्होंने तो छूट करके सब 40 कर दिया। हमारी चीनी कोई खरीद नहीं रहा है, हमारे किसान तो इसे भूखे मर जाएंगे। तो मोदी ने कहा हम इसमें नहीं मानेंगे, हम गरीब मुल्क हैं और हम अपने यहाँ का वो सब्सिडी नहीं हटाएंगे। वो 2 देश पहुँच गए। सब्सिडी यानी जो उसके ऊपर छूट देती गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि हम फ्री में देंगे जो भी इनको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, और वो सस्ते में उगाएंगे, सस्ते में बेचेंगे। तो इससे क्या हुआ, 2 देशों हम टॉप पे आ गए, फिर लोग हमसे चीनी खरीदने लगे, उनका भट्टा बैठ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर आपको किसी देश को डाउन करना है, अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से सैमसंग अपना बोरिया बिस्तर समेट के चला जा चुका है। अब सैमसंग के फोन हो या सैमसंग की मशीन कुछ नहीं मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ के वाइप आउट कर रहे हैं धीरे धीरे। सैमसंग पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 6000 करोड़ का वो लगाया जुर्माना कि तुमने ये नहीं किया है, तुम्हारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो क्या सर सैमसंग के चार्जर वगैरह भी नहीं हैं? वोडाफोन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ऐसा जो चाइनीज कंपनी है, धीरे धीरे उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ ना कुछ करके फिर अभियोग लगा के हटाएगा। तो अब हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे इंडिया में कंट्री, मतलब इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जबकि कुछ समय पहले तक ये नहीं था और ये कुछ समय में फर्स्ट लार्जेस्ट होने वाला था। इंडिया नहीं मैन्युफैक्चर, पहले परचेजर था। हाँ, अब देखो तो तीनों चीज आपको समझ में आ गई। CJI का नाम पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लिख में, Who is Chief Justice of India? वो सब बता देगा। So that is धनंजय चंद्रचूड़, Chief Justice of India। अभी हाल फिलहाल में ठीक है। Now गुजरात के हैं चंद्रचूड़। आप चंद्रचूड़ मानिए, धनंजय हैं D चंद्रचूड़। नाम ये गुजरात में है। धनंजय का ही अच्छा, इसमें क्या होता है कि 543 मेंबर्स हैं। 543 मेंबर्स में जो मेजॉरिटी इलेक्ट होकर के आएगी, 543 का हाफ कितना हुआ? 543 का हाफ देखो 2, 7 और 1.5 है, तो 272 ये मैजिक नंबर है। अगर इतना नंबर किसी के पास है पार्टी में तो वो मेजॉरिटी हो गई। वो फिर इंटरनली अपना हेड चुनेंगे, उन्होंने अपना हेड मोदी को चुना, तो मेजॉरिटी है। और फिर उसके बाद छोटी छोटी पार्टियां भी होंगी। तो ये अगर हम इसमें से लोकसभा देखें तो आधे से ज्यादा मेंबर इस समय 285 मेंबर बीजेपी के, जो इससे बीजेपी, और फिर और सुनो, इसके अलावा 31 मेंबर वो थे जिनके जो इसके सहयोगी थे,
जिन्होंने इनके साथ, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेजॉरिटी तुम मेरे साथ चुनाव लड़ो, तुम में से भी हम मिनिस्टर बनाएंगे। वरना ये स्वार्थी रह सकते थे, कहते नहीं नहीं हम तो मेजॉरिटी में, हम तुम्हें क्यों बनाए। तो इन्होंने अपनी जो सहयोगी दल थे, और इसको अब बीजेपी और इसको कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एंड बीजेपी के नाम से नहीं ये पार्टी रूल कर रही है, उसने नहीं तो अकेले भी रूल कर सकती थी, उसने कहा नहीं हम एनडीए के नाम से रूल करेंगे, हम अपने सहयोगी दलों को नहीं छोड़ेंगे। एनडीए उसको क्या कहेंगे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा अलायंस, अच्छा अब ये देखो कांग्रीगेशन किसको कहते हैं, कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन का मतलब है एक साथ इकट्ठा होना, इसलिए हर देश में कांग्रेस पाई जाती है। कांग्रीगेशन से वर्ड क्या आया है, कांग्रेस। तो अब अमेरिकन कांग्रेस या कहीं कहीं पर एकत्र होने को, असेंबली को क्या कहते हैं, असेंबली। तो कांग्रेस के 40 मेंबर्स हैं, जरा सोचो। और उसने दूसरे दलों के साथ मिल करके पहले सरकार बनाई थी, मनमोहन सरकार, उसका नाम क्या था बताओ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए। तो उसकी गवर्नमेंट का क्या नाम था बताओ, और अदर जो थे उन्होंने मिलकर क्या बनाया, यूपीए। तो उसको क्या कहेंगे, यूपीए को यूनाइटेड संगठित विकासवादी मोर्चा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, प्रोग्रेसिव अलायंस। और ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस अभी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आई है, आई का क्या मतलब है, इंदिरा, क्योंकि इंदिरा गांधी के कुछ इमरजेंसी लागू करने के बाद फिर यही इनकी कांग्रेस धीरे धीरे टूटने लग गई। तो ये है आई लगाना पड़ेगा, कांग्रेस आई को बोलते हैं, कांग्रेस को नहीं वोट देना है, इनका नाम है कांग्रेस इंदिरा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नाउ नेक्स्ट इज, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि सेंट्रल लेवल पर किस पर पावर है। अब हम देखेंगे किस पर, स्टेट लेवल पर, व्हाट इज पावर शेयरिंग। So, okay. Now power sharing at state level. स्टेट गवर्नमेंट लिखो, तो स्टेट गवर्नमेंट के भी इसमें 3 हो जाएंगे। कौन कौन से, तो पावर इज शेयर्ड ऑन स्टेट लेवल। इसमें एक होगा तो पहला होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 2 अलग अलग है। तो इसको कहेंगे लेजिस्लेचर, यहाँ पर भी लेजिस्लेचर ही है और यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव है, उधर भी ज्यूडिशरी होगी, पंचायत, और यहाँ भी जुडिशरी है। अच्छा, लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका। विधायिका का क्या मतलब होता है, विधायिका क्या बनाती, क्या विधान, विधान का मतलब लॉ होता है, विधान। तो विधान का मतलब है कि जो लॉ इंस्क्राइब्ड है, और विधि, तो विधि और विधाता, बात समझाया। विधाता का मतलब गॉड, तो वही बात नहीं कही है, विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द। तो विधाता हो गया, और जो यहाँ चुन के आएगा उसको विधायक कहेंगे, क्योंकि वो कानून बनाएगा तो उसका क्या नाम होगा, वही एमएलए है।
बोलो, बात समझ आ गई? तो और ये भी आपने सुना, प्रभु का विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम सीताराम सीताराम। तो प्रभु का विधान, विधान का मतलब कानून। तो अब यहाँ पर दो चीजें मैंने बताई। एक आपको क्या बताया कि MLA और एक है MLC। तो MLC यहाँ अपर हाउस है, इसको कहता है विधान परिषद, और वो विधानसभा। हर राज्य में होगी विधान सभा, और ये विधान मिला के क्या बोलते हैं? परिषद। सो अब ये देख लो, ये लेजिस्लेचर एट स्टेट लेवल होगा, ठीक है। सो अभी लिख लेते हैं। तो वो था हमारा स्टेट काउंसिल था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, और एट स्टेट लेवल लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब इसमें ये कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे क्या कहा गया? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA का फुल फॉर्म क्या है? तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मैं कहूं अमित शाह MLA है कि MP, बोलो। MP हैं। और अखिलेश यादव? अगर मैं यहाँ अशोक गहलोत की बात करूं तो क्या है? वो यहाँ के उसमें बैठते जयपुर में जाके। तो जो यहाँ के में बैठेगा, यहाँ हर एक का जो कैपिटल है वहीं पर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और उसकी भी एक ऐसे ही गोल टाइप बिल्डिंग होगी, या दो अलग अलग बड़े बड़े से होंगे हॉल जैसे। तो आधे में यहाँ पर एक स्पीकर बैठेगा, ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर क्या होगा? गवर्नर के बाद जो उप राज्यपाल है, डेप्यूटी गवर्नर। तो यहाँ कौन, जैसे वहाँ वाइस प्रेसिडेंट था, तो यहाँ कौन बैठेगा? डेप्यूटी गवर्नर। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाना हो बना लो। जैसे दो लोगों में झगड़ा हो जाता है, अमित शाह कहते हैं हमको भी प्राइम मिनिस्टर की पदवी दो। मान लो तुम बीमार पड़ गए 4 दिन प्लस 4 दिन, तो हम भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, डिप्टी बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो समझ में आया कि नहीं? उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनाना हो, कभी कभी बना दिए जाते हैं, वरना ये डेप्यूटी गवर्नर ये देखता है ये स्पीकर ही है। यहाँ पे भी ओम बिरला ही यहाँ अलग अलग राज्यों में कोई वो जो मनोनीत कर लेता है, वास्तव में जो मेजोरिटी जीत के जाती है वो अपना ही आदमी बैठाती है। तो अपना जैसे 282 ये जीत गए ओम बिरला, एक कांग्रेस चुप, हाँ बोलिए आप, चुप बैठो बोलिए आप, ऐसे होता है। तो उनको बोलने ही नहीं देंगे, ज्यादा नहीं 5 मिनट, तो 5 ही मिनट में चुप करा देंगे जो हित में बोलेगा। क्योंकि ज्यादा लोग, अब लोगों ने ओम बिरला के खिलाफ बोला ये सही स्पीकर नहीं है, बोले दूसरा चुन लो, और फिर सबने फिर से उसी को चुन लिया, क्योंकि बीजेपी के लिए वो अच्छा कर रहा है, तो स्पीकर वो क्यों ना चुना जाए। तो ये चीज होती है। तो वास्तव में जो मेजोरिटी की पार्टी होती है उसी का स्पीकर होगा, दूसरे को बोलने ही नहीं देगा। माइक ऑफ कर दिया कहीं, जैसे राहुल गांधी नहीं कहते हैं हमारा तो माइक ही ऑफ कर दिया, उसके पास सब बटन है, किस नंबर का ऑफ करना है, किसका कब करना है। तो ये चीज है। अब ये देखो, इनमें भी 6 इयर्स का कार्यकाल है। हु इज हेड ऑफ स्टेट एंड हु इज जस्ट हेड ऑफ कंट्री? हेड ऑफ स्टेट कौन है? चीफ मिनिस्टर। ये ठीक बता रही हैं, राज्यपाल। और हेड ऑफ कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है कि नहीं? जो कि द्रौपदी मुर्मू है। उनके अंडर में ही सारी सेना है। सेना प्रधानमंत्री को दे देंगे तो फिर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पावर होगा, पावर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा जो संविधान है वो 7 देशों से मिलकर बना है। हमने सभी देशों की अच्छी बातें ली हैं, और 2 साल 11 महीने और 26 दिन में ये आराम से बनाया गया, और सबसे बड़ी संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल बुक हमारे यहाँ सबसे वास्ट है। तो बहुत सारा हमने इंग्लिश का ही ले लिया क्योंकि हम उसके अभ्यस्त हो चुके थे, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया का भी लिया, USA का भी लिया, जगह जगह से हमने कुछ चीज़ें बदली हैं। पूरा इंग्लिश का नहीं लिया, उनके यहाँ तो रॉयल्टी चलती है, राजा भी है, हमने कहीं लिया वैसा। तो हेड ऑफ स्टेट इज गवर्नर। तो बोलो राजस्थान के गवर्नर कौन है? हु इज गवर्नर ऑफ राजस्थान?
अशोक गहलोत. अरे Sorry. अरे कुछ काल कलराज मिश्रा. हाँ, कलराज ये बीजेपी के थे. अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? थे मतलब नहीं. देख लो, कलराज मिश्रा उनको सम्मानित करने के लिए गवर्नर बना दिया, तो अब गवर्नर बीजेपी का हो गया. और ये है अशोक गहलोत, किस पार्टी के? कांग्रेस के. तो उनके आधे से ज्यादा विधायक होंगे कि नहीं? तो वो जाएंगे गवर्नर के पास, मेरा साइन कर दो. हाँ, किस लिए साइन करना? अभी रुको, 20 दिन बाद तक अभी पेंडिंग रखेंगे. यानी वो लटकाने झटकाने काम करते हैं. एक तरीके से बीजेपी रूल कर रही है. वो अपने लोगों को गवर्नर बना देती है जगह जगह. जो सेंटर में है तो वो क्या करेगी, एक तरीके से अंकुश लगाने के लिए, कि वॉच रखने के लिए, तुम क्या हो. अच्छा, ये साइन कराने आए, हमने 15 दिन रोक लिया, वो लोग करना है कि नहीं? अभी रुको, मोदी को फोन कर दिया. क्योंकि जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट को किसने अपॉइंट किया है? क्या बीजेपी ने? द्रौपदी मुर्मू को किसने नाम प्रपोज किया? तो बीजेपी की जगह जगह सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी, सबके अपने बेटेज हैं. जैसे इनको क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, 200 पॉइंट्स एमएलए को दिए जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और 2000 पॉइंट एमपी के हैं. मतलब समझ में आया? और इसी तरीके से छोटे छोटे छूट भाई सब मिलकर करेंगे, तब जाके प्रेसिडेंट का चुनाव होता है. तो उन्होंने कलराज मिश्र ने फोन किया मोदी को, वो अपना ट्रिक लगाने लगे कि ऐसा काम करो कि उससे पहले वो वापस ले लें, प्रस्ताव वापस ले लो, हमें नहीं कराना. ये चीज होती है. तो गवर्नर बदल दिए जाते हैं. तो इस तरीके से इनडायरेक्ट रूलिंग हुई कि नहीं? ज्यादा तो कुछ नहीं गवर्नर का, लेकिन उसके पास चीजें तो जाएंगी. जैसे ही उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से नीचे के जो फाइनेंशियल बिल है वो खुद साइन कर लेना. ऊपर है तो उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली भेजना कि नहीं. केजरीवाल का महल, शीश महल की बात हो रही है आजकल कि उनका इतने इतने लाख का पर्दा है, तो 90 लाख का एक पर्दा है, तो कितने कितने लाख का, और करोड़ों का तो टॉयलेट भी है. तो उसमें उन्होंने ऐसा किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही नहीं जाना चाहिए. नहीं तो समझ में आई बात की नहीं? तो ऐसा करने के लिए उन्होंने 9 लाख मतलब उन्होंने 9 करोड़ 99 लाख के पर्दे लगवा लिए. बोले कि 1 करोड़ 1 लाख बढ़ जाएगा तो फिर वहां जाना पड़ेगा. समझ में आ गई ना? तो चीजें गवर्नर तक ना पहुंचे उसके लिए उन्होंने मैनिपुलेट किया. उस चीज पर भी चलेगा. अब ये देखो, वो रिमोट से खुल जाते हैं, तुम आओगे अपने आप पर्दे खुल जाएंगे. ऐसा मैं अब ये देखिए एग्जीक्यूटिव में क्या है. जैसे RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, GAS गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, और UPSC यूनियन मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. उत्तर प्रदेश सर्विस, ये अपना अलग ही ढांचा है. RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव, GS और UP भी होता है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव. और इसके अलावा जो स्टेट के टीचर्स हैं, जो छोटे छोटे जगहों पे पढ़ाते हैं ना, स्टेट के भी टीचर्स होते हैं कि नहीं? स्टेट टीचर्स होंगे. और इसके अलावा पुलिस की वेतन कौन देती है? स्टेट. पुलिस स्टेट की होती है, सेंटर से नहीं मतलब है. सेंट्रल के अपने रिजर्व पुलिस फोर्स होते हैं, वो भेजी जाती है ना, अर्धसैनिक बल. और ये इनकी पुलिस. तो पुलिस होगी तो क्या इनका IPS भी होगा? IPS भी होगा. समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये हो गई. और जुडिशरी में क्या क्या चीज आएगी? हाई कोर्ट कहाँ पर है यहाँ का, बोलो. क्योंकि अगर सब कुछ तुम जयपुर में ही बना लोगे तो सारी भीड़ वहीं पहुंच जाएगी. वो कैपिटल कहाँ रह जाएगा? तो नेक्स्ट सिटी देन द कैपिटल. तो उससे वो सुपीरियर है, और ये नेक्स्ट वो हो गया. तो इसलिए तो अब प्रयागराज हो गया, दैट इज जोधपुर. जोधपुर फॉर राजस्थान. तो अलग अलग स्टेट के अपने अपने हो गए. तो उसको क्या कहेंगे? हाई कोर्ट. ये स्टेट्स के होते हैं. कुल कितने हाई कोर्ट होंगे हमारी कंट्री में? मतलब जितने स्टेट्स होंगे उतने ही हाई कोर्ट्स होंगे. अब जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके अपने हाई कोर्ट तो नहीं होंगे, ये पता कर लेते हैं. मेरे ख्याल से नहीं होंगे, उन्हें आसपास होंगे. तो चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है उसमें हरियाणा वो दोनों आएंगे. वो दोनों की चंडीगढ़ तो कैपिटल है, तो फिर उसमें तो फिर अब ये देख लेते हैं पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ है.
वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब लोकेटेड? तो दोनों स्टेट का Now, सब बोल दो कहीं भी। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट दोनों चंडीगढ़ में हैं। तो ऐसे कैंटीन वगैरह और सबके केस में नहीं है, मतलब इन दोनों का यूनियन टेरिटरी वाले बात समझ आ गई? अब और ये अंडमान का अभी बता दे रहे हैं। आर यूनियन टेरिटरीज हैव देयर हाई कोर्ट्स? सो बताओ वहाँ पे दुबला इधर आना पड़ेगा। ये देख लेते हैं। तो भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है? अब जैसे स्टेट्स के छोटे छोटे स्टेट का मिला के बना दिए जाते हैं। अब ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, मेघालय, इन सब के कहो एक ही बना, ऐसे बना दिया। पंजाब और हरियाणा तो वो अलग अलग 2-2 3-3 को पूल करके एक बना दिया गया। अंडमान निकोबार तो कहाँ होगा? अभी वो देख लेते हैं, अभी बता रहा हूँ। गोवा में नहीं होगा। सिर्फ हमारे यहाँ दिल्ली ही एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, अदरवाइज नो अदर यूनियन टेरिटरी इज हैविंग इट्स। तो फिर अंडमान और लक्षद्वीप वाला क्या करेंगे? इधर उधर आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ जाएं, वो लक्षद्वीप वाले उनके लोकल कोर्ट्स होंगे, यूटी के नहीं होंगे, ठीक है? What criteria is decided for making some region as UT? मतलब अगर किसी को यूटी बनाना है तो क्या होगा? अब देखो, जो कई बार क्या होता है कि कुछ डिस्प्यूटेड रीजन्स भी होते हैं, उनको यूटी में ले लिया जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम वहाँ एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि कुछ ऐसे रीजन्स थे जैसे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ हरियाणा भी लेना चाहता था, पंजाब भी लेना चाहता था, किसी को नहीं दिया गया। उन्होंने बोल भाई ऐसे में हमारे यहाँ जो बाइफर्केशन हुआ था या डिवीजन हुआ था, लिंगुअल बेसिस पे हुआ था। तो कुछ जगह पर वो कॉस्मोपॉलिटन था, 50-50% पॉपुलेशन थी, तो 50-50% पॉपुलेशन थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा ये यूटी में डालो क्योंकि झगड़ा क्यों कराना, वहाँ उस रीजन को फिर नहीं दिया गया। समझ में आ गई बात की नहीं? ये चीज है। तो ये आपने देख लिया। और हाई कोर्ट हमारे यहाँ टोटल कितने हैं? अगर एमसीक्यू आ जाए तो 25 हाई कोर्ट हैं। दैट इज, अब देखिए, इसको कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय और इसको क्या कहेंगे? उच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय किसको कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम लोकल कोर्ट, न्यायालय, सत्र न्यायालय। तो दैट इज सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? देखो, व्हाट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन हिंदी कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, कुछ नया नाम है। अब हम देखेंगे कि लोकल लेवल पर पंचायती राज, तो 3rd टियर, ये 2nd टियर है। अब हम देखेंगे कहते हैं न्यायालय को how local government runs and how power sharing takes place. Sure. So power sharing in local government in India. न्यायाधीश। मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हूँ। Flow chart of local government. Flow chart of local government. Okay, now अब हमारे देखिए अभी वो बता रहे हैं। देखो लोकल गवर्नमेंट और देख लो, इसमें से फिर क्वेश्चन आएंगे। अब आपको एक माइंड में तो आ गया ना, फिर ये लोकल गवर्नमेंट देखिए। लोकल गवर्नमेंट का हेड। तो पावर शेयरिंग is done
एट लोकल गवर्नमेंट, तो एक इसमें लेजिस्लेचर होगा तीनों वही सेम। और ठीक है, और एक एग्जीक्यूटिव होगा। एग्जीक्यूटिव झाड़ू लगाने वाले, और एक है जुडिशरी, अच्छा ये पंचायती राज। इसमें इसमें पंचायती राज। अब देखो, तो लेजिस्लेचर में दो चीजें हैं, एक होता है जो गांव का हेड है उसको सरपंच कहेंगे, और सरपंचों का जो हेड होगा ग्राम प्रधान कहलाता है। तो इसलिए लेजिस्लेटर एक तो सिटी में हो सकता है। सर रूरल और अर्बन का अलग अलग होता है ना? रूरल का पहले देखो, रूरल का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम परिषद, ऐसे छोटे से बड़ा। ठीक है, अर्बन ये सही बता रही है। तो रूरल में पहले क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत हुई, पंचायत समिति, और इसमें सरपंच होगा। इसमें नगर निगम। देख लो, इसमें कौन होगा? ग्राम पंचायत में सरपंच होगा, और फिर उसके बाद क्या अगला बताया? पंचायत समिति, ग्राम परिषद। चलो, पंचायत समिति देखो, पंचायतों की जो समिति है उसको क्या कहेंगे? पंचायत समिति। अब इसमें हु इज हेड ऑफ पंचायत समिति? ग्राम प्रधान ही होगा। ठीक है, तो BDO in Hindi is designated as Block Development Officer. वीडियो होता है। तो वीडियो चल रहा है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको कहेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और तीसरा कौन है बताइए? BDO इसका नाम है। वैसे इसका नाम ग्राम प्रधान है, जो सभी सरपंचों का प्रधान है उसको क्या कहेंगे? ग्राम प्रधान। हेड ऑफ सरपंच इज कॉल्ड पंचायत प्रधान। और तीसरा आपने क्या बताया? ये ग्राम परिषद। तो इसको तीसरा लिखो ग्राम परिषद। चलो, नाउ ग्राम हु परिषद। इज हेड ऑफ ग्राम परिषद? ग्राम परिषद। सो सबसे बड़ा होता है ग्राम परिषद। ग्राम परिषद भी दिया है, तो इसमें ग्राम परिषद सबसे बड़ा है ना? ग्राम परिषद है, इसका हेड ये बता नहीं रहा है। ठीक है, तो देख लेंगे। ये तीनों हैं इस ठीक है, तो इसी को कहते हैं BDO और ग्राम परिषद। इस तरीके से आगे चलते, इतना ही आप समझ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? अर्बन में क्या चीज होती है? अर्बन में नगर निगम है पहले, उसके सबसे बड़ा नगर पालिका, उसके बाद नगर परिषद और नगर तो निगम। अर्बन में जैसे ये नगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन, नगर निगम को क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल कारपोरेशन, इसको कहते हैं नगर निगम। अगर हम बोर्ड में ऐसे लिख देते हैं नगर निगम इंग्लिश में, मतलब ऐसे हिंदी में हिंदी में लिखो, दोनों मीनिंग पता होना चाहिए, किसी में भी आता है। ऐसा नहीं कह सकते कि सरपंच भी पूछ लेगा कभी कुछ और पूछ लेगा, तो दोनों नाम हम आपको बता रहे हैं। तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन में क्या होता है? वार्ड मेंबर्स होते हैं। जैसे सिर्फ जोधपुर के अंदर ही 80 वार्ड, 80 अरविंद नगर का वार्ड, ये गोल्फ कोर्स का वार्ड, ऐसे कर करके 80 वार्ड, 4-4 गली मिला के वार्ड हो गए। तो ठीक है, और जो वार्ड का जो अध्यक्ष होगा उसे क्या कहेंगे? पार्षद। क्या कहते हैं? तो देयर आर वार्ड्स इन सिटी, मैनी वार्ड, बहुत सारे वार्ड्स होंगे, और हेड ऑफ वार्ड, डिफरेंट वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, ऐसे करके वार्ड बने होंगे।
और हेड ऑफ वार्ड इज कॉल्ड पार्षद। पार्षद मिल करके अपना एक हेड चुनेंगे, उसको क्या कहेंगे? मेयर। तो फिर गवर्नमेंट जो भी है मेयर पार्षद, जो पार्षद होगा, मैनी वार्ड्स होंगे कि नहीं, वो इलेक्टोरेट है जिसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, ऐसा ही वार्ड भी हो गया। तो पार्षद इज इलेक्टेड इन वार्ड, इलेक्टेड इन वार्ड एंड पार्षद इलेक्ट देयर हेड। तो जो मेयर होगा वो बहुत पैसे वाला होगा, उसके पास रोकड़ होगा, वो सबको खरीद लेगा और फिर वो सबसे कहेगा हमें मेयर बना दो, यही होता है। तो ऐसे अलग अलग जो यहाँ पे हमने बताया था नहीं, केबिल वाला दयाराम, तो इसको भी मोटी रकम मिली खरीदने की, बिकने की। हाँ ये तो परिषद है। तो पार्षद क्या करेंगे बताओ? पार्षद इलेक्ट देयर मेयर। इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन? अच्छा, तो एक मेयर है, उन्हीं में से एक मेयर बन जाएगा। जो 80 लोग हैं ना, उन्हें बोले भी ये हमारा मेयर है, सबसे मेयर है, इसी को बना। शुरू में तो उसी को खरीदना पड़ेगा ना सबको, या फिर जो ऊपर से गाइडलाइंस आएंगी कि इनको बनाना है तो उसको बनाया जाएगा। अब इसके बाद जो डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही वहाँ की बहुत सारे चीज़ों पर वो करेगा। अदरवाइज कई बार बड़े बड़े शहर हैं तो एक जज भी नियुक्त हो जाता है, वरना जज नहीं दिया जाता है हर सिटी को। बात समझ में आई? जुडिशरी में डीएम ही देखता है छोटे शहर में, और बड़ा होगा तो फिर एक जज उनको दे देंगे, लोकल कोर्ट का जज। तो डीएम के हाथ में वो पूछ रहा रास्ते में, तुम लोग क्यों बैठे हो? बोले मेरा बेटा मर गया, हम सड़क नहीं खाली करेंगे, 5 लाख का चेक काट के दे, ठीक है। इतनी पावर है। हाँ तो हाथ चेक साइन कर दे, जाओ मौज करो, बेटा जिंदा। सर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वास्तव में ये जिले का मालिक है, मेयर नहीं है मालिक। जिले का कौन है? हेड। ठीक है, मेयर में भी कई बार इन दोनों में ठन जाती जब आमने सामने आते, बोले हम तो चुन के आए हैं और तुम डीएम हो, पावर दिखाने लगता है। ये भी डीएम के हाथ में अलग पावर है, ये मेयर है, मेयर के हाथ में सभी सफाई कर्मचारी हैं, एग्जीक्यूटिव। तो दीज आर जो भी हैं सफाई कर्मचारी को क्या कह सकते हैं? सफाई स्वीपर, क्लीनर्स, फ्लेवर्स। सफाई कर्मचारी ही नहीं है, और भी कुछ हो सकता है जो मतलब नगर में अलग अलग चीज हो कुछ। तो सफाई यही सब झाड़ू पोछा लगाने वाले ही हैं। जो जिले में अपॉइंटमेंट होता है ना, जो खर्च मिलता है, और स्टेट के पास जितना फाइनेंस है उसमें से कुछ परसेंट इसको देना पड़ता है, तो इसलिए इसकी पावर क्या इसको वो हो गई, तो इसका मतलब है डिसिमिनेट हो गई, तो पावर आगे की ओर डिसिमिनेट हो गई। अब जरा देखो, नाउ वी विल सी समथिंग अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब मैंने तीनों आपको बता दी कि क्या कैसे करते हैं। चलो नहीं, ये जरूरी है, नहीं तो सिविक्स में पता नहीं चलता है एमएलए कौन एमपी बीच में आता जाता है, इसीलिए कठिन लगती है सिविक्स, क्योंकि जब चीज नहीं पता रहेगी तो कठिन लगेगी। ये सभी में आएगा, ये जितना हमने सिविक्स पढ़ा है ना, हर चैप्टर में इसका यूज होता रहेगा। बेसिक ये एक तरीके से अल्फाबेट्स हैं सिविक्स, नहीं तो फिर सृष्टि की तरह बोलते रहो, गवर्नर की जगह बची है। ये सब ये दिव्यांगी का करा था, सृष्टि ऐसे नहीं थी। ये सब दिव्यांगी ने अच्छा किया। ना अब आप देखिए बेल्जियम। नाउ बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम की बात निकालिए, तो बुक है किसी के पास? हाँ है। सर्विस कमीशन। सर यूपीएससी यही है। चलो ये हिंदी में नहीं पता। हिंदी में भी चलते हैं? सर पटना के एग्जाम होते हैं हिंदी में। अब देखो, सो अब यहाँ पर बेल्जियम देखो, जो यूरोप है
यूरोप में जहाँ नीदरलैंड है, ऊपर डेनमार्क के बगल में बेल्जियम है छोटा सा। तो बेल्जियम ने अपने कैसी प्रॉब्लम सॉल्व की, जरा ये देखिए। मैप निकाल लो, बुक में है तो निकाल लो। चलिए, तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि ओके, सो इसमें इसकी टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है, ओके, और इसमें जो 59% है वो क्या क्या बोलते हैं बताइए, डच स्पीकिंग है, और 40% फ्रेंच स्पीकिंग है। सो ये फ्रेंच स्पीकिंग नीचे वाले हैं और जो ऊपर वाले हैं ये डच है, ये डच स्पीकिंग है। और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, और ये 40% कौन से हैं, दैट इज फ्रेंच स्पीकिंग। बेल्जियम यूरोप का एक देश है, और जरा देखें कि इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में क्या कंपोजिशन है, तो अब जरा देखिए कि ब्रुसेल्स में 80% डच फ्रेंच है, 20% डच है। सर वो 80% 1% क्या है? फ्रेंच और 20% डच। वो 1% क्या है वहाँ पे? अभी बता रहे हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, जो डच लोग हैं, क्या वे नीदरलैंड के लोग हैं ओरिजिन के, जो डच बोलते हैं? तो डच स्पीकिंग कौन होते हैं, डच स्पीकिंग, ये नीदरलैंड के हैं ओरिजिन। और जो फ्रेंच है वो फ्रांस के होंगे, रूसिया के होंगे, तो फ्रांस के। जर्मनी है ना, वही तो है। नहीं, ये फ्रांस रूसिया के नहीं होंगे, जर्मनी के होंगे ना। अब आगे देखते हैं, रूसिया के नहीं होंगे, फ्रांस के। फ्रांस की बात हो रही है। चलो, अब देखो इसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों के बीच में, डच और फ्रेंच के बीच में एक तरीके का टेंशन हो गया कि हमारा हेड कौन बनेगा। तो इसने एक नया तरीका निकाला। तो इन्होंने क्या किया, एक होता कि इन्होंने डच को ही दे दी होती पावर, और इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसने 70 से 93 में 4 टाइम्स को कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किया। 1972, ये ध्यान रखना, 1993 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। और ये मालूम है मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है? तो यहाँ इसने मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं रखी, इसने दोनों को प्रतिनिधित्व दिया। देखो कैसे प्रतिनिधित्व दिया, तो ऐसा कोई और वर्ल्ड का कंट्री नहीं कर पाया जो ये, इसीलिए इसी की बात की जा रही है, बेल्जियम मॉडल। तो ये बेल्जियम है और ये ब्रुसेल्स है। तो इन्होंने बोला कि बुक आपके पास है ना? कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट आप लिखेंगे। तो दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। बोला किसी के भी ज्यादा आदमी है, दोनों के 50-50% रखेंगे। एक ऐसा हो सकता है कि उसके ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा कर दिया 50-50%, कोई ज्यादा तो अंतर नहीं था। सो इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सो व्हाट आर द अमेंडमेंट्स? बेल्जियम मॉडल देखो, बेल्जियम मॉडल। सो इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सौम्या देखो, इन सेंट्रल गवर्नमेंट डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग ministers shall be half of each, 50% of each, ठीक है, इक्वल होगी, that is 50% of जितने भी मेंबर्स होंगे। तो पहला जर्मन स्पीकिंग में तो थे। हाँ, तो इन्हीं दोनों को 50-50% दिया गया। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, द many powers of central government have been given to state government of 2 regions।
ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट है, दो ही स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ बैठती थी, क्या ब्रुसेल्स में? तो अब मैनी पावर्स हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट। देख लो, मतलब एक तरीके से वो अधीन नहीं है केंद्र के, और वो अपना इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेट करे तो फिर अब डच को भी फायदा होगा। बोले हमारी तो स्टेट गवर्नमेंट है, हम तो डच को चुनेंगे अपने यहाँ। ये अब ये 40% फ्रेंच वाले हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि पूरे का कंपोजिशन बताया गया। तो बोलो 59 और 40 कितना हो गया, यानी ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि दो अलग अलग रीजन्स हैं जिसमें पूरे की हम बात कर रहे हैं कि 40% है फ्रेंच स्पीकिंग है, तो वो जो 40% फ्रांस स्पीकिंग है वो इस रीजन में ज़्यादातर है, और जो 59 है वो अलग अलग लोकेटेड है। मैं ये पूरे में बात कर रहा हूँ, पूरा लिंगुअल। 1% बचा उसमें इधर उधर के हो जाए, समझ में आई बात की नहीं? यहाँ सभी डच है और यहाँ सभी क्या है, फ्रेंच। ये ऐसा समझो, ये पूरा लिंगुअल कंपोजिशन। ये ना सोचना कि यहाँ के लोग में 40% फ्रेंच है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब जितने लोग हैं उसमें से मतलब 40% ये एरिया है और 59% ये एरिया है, तो ये कौन सा हो गया, समझ में आ गई? तो इट इज, अब देखो फ्रेंच स्पीकिंग कितने हैं, अब हम 1 मिनट और देख रहे हैं। तो द टोटल जो ग्रीन है वो डच स्पीकिंग है 59%, डच है, और 40% फ्रेंच है, 40% फ्रेंच है। अब आगे देखिए, अगला इसमें क्या इन्होंने अमेंडमेंट किया कि द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा क्या कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन इनके इन्होंने क्या किया। और यूएसए में भी कौन ज्यादा शक्तिशाली है? यूएसए में बताओ सेंटर ज्यादा पावरफुल है कि स्टेट्स? स्टेट। क्यों? क्योंकि स्टेट में आपको मालूम है वो पहले कौन था, क्लिंटन था, अमेरिका का कौन था? अभी तो ये बाइडेन से पहले कौन था? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प जीतने वाला था, एक स्टेट ने हरवा दिया फर्जी वोटिंग करके, तभी तो वहाँ लड़ाई झगड़ा। स्टेट उसका अपना इलेक्टोरेट है, अपना इलेक्शन कमीशन, वो कहते हैं अब जीतने नहीं देंगे ट्रम्प को, ऐसा है। आप समझ लीजिए कि तो स्टेट इतना पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को पैसा ही नहीं देता रेवेन्यू, बोलता हथियार बेचो और जनरेट करो, पैसा ही नहीं देता। वो बेचारा पूरे दुनिया में लड़ाई कराता फिर रहा है कि मेरे हथियार भी वो क्यों लड़ाई कर रहा है, उसका क्या फायदा है? कि मान लो जैसे आप देख रहे हो रशिया में और दूसरा कौन सा है, उन दोनों में लड़ाई चल रही है, यूक्रेन। तो वो इसलिए लड़ा रहा है कि हमारे हथियार बिक जाए, और कुछ नहीं, उसको रेवेन्यू नहीं मिलेगा अगर हथियार नहीं। स्पेस के अपने मिशन है, उससे पैसा कमा रहा है, जनता से 1 टका नहीं मिलता उसको, इतना कम पावरफुल है। ठीक है कि नहीं? 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक कम टुगेदर डेमोक्रेसी होती है और एक मतलब अलग अलग उसको ज्वाइन टुगेदर है। तो कम टुगेदर वाली है उन्होंने कहा ठीक है हम लोग मिलकर एक अमेरिका बना लेंगे, अमेरिका में से अच्छा ठीक है बना लो, वैसा टाइप हुआ। यहाँ पर इंडिया में इस तरीके की नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो चलो ये दो देख रहे हैं कि कौन सी डेमोक्रेसी होती है। There are 2 types of democracy. One is come together and other is मिनिस्टर है ना, स्पीकिंग मिनिस्टर। so गवर्नमेंट में क्या बैठा है? मेंबर्स पहले नंबर या मेंबर लगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट। अब ये बात पता चल गई। अब सेकंड देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट, ये लिखो। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, ये बिल्कुल यूएसए का मॉडल है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर भी लगभग बहुत सारे पावर्स हैं, जैसे सीबीआई और इन सब का उपयोग होता है और स्टेट गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है कि नहीं? सेंट्रल
बेल्जियम कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर आता है। कॉमनवेल्थ अभी देख लेते हैं कि इस पे अगर ब्रिटिश ने कभी शासन किया तो आ जाएगा। ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल की अपनी गवर्नमेंट है। तीसरा देखो, ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट, और वहां पर क्या होगा? अच्छा, अब देखो बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसमें ये दोनों, जब ये 80% है, यहां फ्रांस ने समझौता किया, देख लो कैसी बात है, और वहां डच ने समझौता कर लिया, बोले एक जगह तुम करो एक जगह हम। हाँ, तो एंड जैसा ये बता रही है, बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, वेयर बोथ सर यूरोप का यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। हाँ, यूरोपियन। अच्छा, अब देखिए तो दोनों ने अपना अपना किया कि नहीं? तो यहां पर आपने देख लिया कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, ये लाइन जरूर लिखना। फ्रेंच हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स एज डच हैव एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लाइन के बहुत मार्क्स हैं। फिर समझो, फ्रांस को आधा दिया गया 50%, लेकिन क्यों उसने एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट में डच ने एक्सेप्ट कर लिया था। ब्रिटिश एक तरीके से 3 अलग अलग गवर्नमेंट है सेंट्रल के अलावा भी, ब्रुसेल की अपनी अलग गवर्नमेंट, जैसे यहाँ केजरीवाल नहीं चला रहे हैं लोकल, ऐसा समझ आई बात की नहीं? दिल्ली की सरकार 3 स्टेट समझ लो, तो सेंट्रल स्टेट और एक और सेंटर और 3 स्टेट हैं, 2 स्टेट और ब्रुसेल की एक गवर्नमेंट। ये स्टेट है, ये स्टेट है, और ब्रुसेल ये भी एक स्टेट मान लो, तो तीनों की अलग और बाकी सेंटर तो तीनों पर राज करेगा। ये सेंटेंस समझो जो मैं बोल रहा हूं कि फ्रेंच हैज एक्सेप्टेड, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट ब्रुसेल्स एज डच हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लाइन भी बोल के दिखा, ये इंपॉर्टेंट है। French has accepted equal representation in Brussels as Dutch has accepted equal representation इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है कि नहीं? तो ये लिखो, फ्रेंच अभी समझा रहा हूं, हैव एक्सेप्टेड सेंट्रल में एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स गवर्नमेंट। तुम इतना बोलो ना, ब्रुसेल गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन, कहां पर? ब्रुसेल्स गवर्नमेंट एज, क्यों ऐसा किया? As Dutch have accepted equal representation in central government, as Dutch have accepted equal representation in central government। इतनी बात समझ में आ गई? यश, ठीक है। अब हम श्रीलंका का मॉडल देखते हैं। नाउ इतनी बात समझ आ गई पूरी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैप 1-2 बार खुद बना लेना, तब फिर आपको इससे संबंधित सभी सवाल समझ में आ जाएंगे। बस यही मैप आपका मुख्य है। बाकी कुछ जर्मन स्पीकिंग भी हैं, वो थोड़े बहुत ही हैं, उनके बारे में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये हरियाणा के बराबर स्टेट है, इतना, उससे भी छोटा है। नाउ श्रीलंका का देखिए, तो जो श्रीलंका है उसमें एक पाक स्टेट है जो इससे भारत से जुड़ता है कि नहीं? ये जो सक्रिय जलधारा होती है उसको पाक स्टेट कहते हैं, नैरो वाटर लाइन। अब यहाँ पर इसमें 2 तरीके के लोग हैं, ये देखो। तो यहाँ दिखाया गया है कि मेनली जो श्रीलंकन तमिल है, ठीक है, ये कौन सा तमिल है? श्रीलंकन तमिल,
श्रीलंका के हैं। और जो डार्क में ये इंडियन तमिल है, ये कौन सा है? अच्छा, और ये सिंघाला यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले, जो अशोक के पुत्र संघमित्रा और पुत्री ने जो किया था ना प्रचार, सब बौद्ध धर्म के हो गए वहां। तो दैट इज, ये सिंघाला है, 18% ये बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। और कुछ कुछ कहीं कहीं पे ये सब कौन है? ये मुस्लिम्स है ये सब। अब यहाँ देख लो कि इसमें श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब बना? 1949 श्रीलंका हैज गॉट इंडिपेंडेंस 48 हमारे एक साल बाद in 1948। अब जरा देखिए तो यहाँ का किस तरीके का एथनिक प्रपोर्शन है। 80% वहाँ के लोग जो हैं वो कैसे हैं? दैट इज सिंघाला है, ज्यादा बुद्धिस्ट सिंघाला है, ठीक है कि नहीं? सो 80% of Sri Lankan population, people are Buddhist। कई बार वहाँ पे बौद्धिस्ट का मंदिर भी बनाया अभी मोदी ने जाके ना, तो क्योंकि बुद्धिस्ट। और जबकि राजीव गांधी ने क्या किया? राजीव गांधी ने वहाँ शांति सेना भेजी थी 10,000 लोगों की, भारतीय शांति सेना। अच्छा, अभी पता चल जब वहाँ जाएगा। पे सिविल वॉर चल अब रहा ये देखो, तो श्रीलंकन तमिल हमने आपको बता दिया। श्रीलंकन तमिल ये है, ये सब तमिल स्पीकिंग है। और बाकी जो है वो क्या है? दैट इज बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये बौद्ध धर्म के मानने वाले हो गए। अब यहाँ क्या हुआ? दे हैव अडॉप्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। They have accepted the model of majority Indian government. सर बुक में सिन्हाला 74% 74 है दिया, तमिल स्पीकर और तमिल स्पीकर 18% उनमें से बुद्धिस्ट 18% आर तमिल स्पीकिंग। उसमें से 5 इंडियन तमिल स्पीकर्स और 13 बाकी जो बचे। तो वो लिख देना कि ठीक है, ये 5% है और ये 13% और बाकी ये 74%। तो कितना हो जाएगा? 7 8 88% हो गया। अच्छा 88 है ना, 88% बाकी और इधर का कंपोजिशन होगा। तो इन्होंने मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बोला कि सब सिंघाला को ही पोस्ट दी जाएंगी और हम कोई भी तमिल को पोस्ट नहीं देंगे, और हम कोई भी व्यक्ति अपने पार्लियामेंट में तमिल का नहीं रखेंगे, कोई सरकारी नौकरी भी तमिल को नहीं देंगे, और हमारी जो शिक्षा बोर्ड होगी उसमें तमिल नहीं पढ़ाई जाएगी। ऐसा बोले, हम जो ज्यादा है वही रूल करेंगे, तुम लोग बैठो चुपचाप। सप्रेस कर दिया। तो वहां लिट्टे, यहाँ पर फिर क्या हो गया? लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ऑफ ईलम। अगर मान लो इनके पापा टीवी खरीदने जा रहे हैं और इनसे पूछें बिटिया कौन सा टीवी चाहिए, अगर पूछ भी लेंगे तो सम्मान होगा, भले ही एलजी की ना खरीदें, कहेंगे एलजी के लिए ना पापा गुलाबी वाली टीवी लाना मुझे। तो इससे फिर सम्मान तो रहा। और कोई पूछे ही ना, किनारे बैठा दे, तो क्या वो उग्रवादी नहीं बन जाएगा? आपका सम्मान ही नहीं किया जाए, पूछा ही ना जाए। पता चला घर में खाना आ रहा है बाहर से जोमेटो से, पूछा ही ना जाए तुम्हें कौन सा टोमेटो चाहिए। तो फिर क्या होगा? इसको कहेंगे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम। वहां पर 5 साल के अंदर ही ये उग्रवादी संगठन पैदा हो गया, और अभी करीब 10 साल पहले तक इसका समूल नाश कर दिया गया, मरवा दिया गया सब। और इसके लिए राजीव गांधी ने 10,000 की शांति सेना भेजी थी, उसने खूब मार दिया। उन्होंने इन सबको खूब मारा। इनको मारने से क्या हुआ? क्या तमिलनाडु के लोग खफा हो गए कि हमारे तमिल को मरवा रहे हैं, और फिर राजीव गांधी को भी बम से उड़ा दिया गया उन्हीं तमिल से। और जब राजीव गांधी वहां इंस्पेक्शन करने गए तो एक तमिल ने उनको बट से मारा था सर, उसके भी पिक्चर्स मौजूद।
वो जब गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, उन्हीं में से जो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा था सर पे मारा। ये भी हुआ था। अब आप समझ गए ना कि इनको मरवाने के लिए भेजा तो फिर ये लोग चुप बैठेंगे। इन्होंने तमिलनाडु के साथ मिलकर के कांग्रेस की साजिश की और तमिलनाडु में आज तक कांग्रेस नहीं आई है। सफाया। तो इसे क्या कहेंगे? लिबरेशन लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स, तमिल टाइगर्स टाइगर्स ईलम। इसका हेड था प्रभाकरन। प्रभाकरन। इसकी बहुत जंगलों में तलाश की जा रही थी, अपनी सेना बनाई, इसने लड़ाई की और वहाँ 99% लिटरेसी रेट होने के बाद भी और संपन्नता होने के बाद भी वो गृह युद्ध से 60 साल तक लड़ता था। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन खराब था, संविधान ही गलत बन गया था। तो आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगा इन दोनों में? बेल्जियम का। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ठीक है, सो ये मेजॉरिटेरियन मॉडल है। इसके बारे में हम क्वेश्चन लिखा देंगे आपको, इतना ही रखोगे। बात समझ में आ गई ना? दोनों मॉडल जो क्वेश्चन हम बताएंगे। ये लो कहीं तो हम 88 बन रहा है।